हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉप 20 सीरीज कवर करने वाले हैं। इसका सेकंड पार्ट रहने वाला है। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है। हर पार्ट में एक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से करेंगे और अच्छे से समझेंगे। बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। क्योंकि आज पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, तो पार्ट 2 से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा रिवीजन जरूरी है, तो मैं पार्ट 1 को भी थोड़ा सा समय देना चाहूँगा, शुरुआती 2 से 4 मिनट, ताकि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, चलो। तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉप 20 सीरीज के पार्ट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन कराया गया था, डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एक्सप्लेन देयर स्कोप इन डिटेल। मैंने बताया था एनाटॉमी का मतलब होता है जब आप बॉडी पार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो तो उसको एनाटॉमी कहते हैं। जब हम किसी आप बॉडी पार्ट के फंक्शन की स्टडी करते हैं तो उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। करेक्ट? हाँ। फिर आपको मैंने बताया था एनाटॉमी फिजियोलॉजी के स्कोप। जैसे स्कोप में मैंने बताया था कि आपके कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस, फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंस, है ना। इस तरीके के पॉइंट्स हैं जिसको आप याद रखेंगे। जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज में मदद होती है, क्लिनिकल एंड सर्जिकल इंपॉर्टेंस है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, हेल्थ मेंटेनेंस एंड प्रिवेंशन में भी मदद करता है। ठीक है, एप्लीकेशन इन रिसर्च एंड एजुकेशन, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। एंड फिर कुछ क्वेश्चंस करे थे, बस इतना ही पढ़ा था पार्ट 1 में। ठीक है, पार्ट 2 में सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, आप लिख के ले लो, ये सवाल एग्जाम में आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये सवाल ना आए, बहुत बेसिक सवाल है, आएगा। और एक सिंगल सवाल से मैं आपके एग्जाम में बता रहा हूं, आज का एक लेक्चर, एक क्वेश्चन से आपके एग्जाम में तकरीबन 7 से 8 या 10 नंबर तक के, 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे एक सिंगल लेक्चर से, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, सेल। देखो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल विथ इट्स कंपोनेंट्स एंड फंक्शन। यानी कि आपको सेल के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर सेल का डायग्राम भी बनाना होगा, विथ इट्स कंपोनेंट्स एंड फंक्शन। इसके कंपोनेंट्स जो भी हैं, अलग अलग सेल कंपोनेंट हैं, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्जी बॉडी हो गए, लाइजोसोम हो गए, राइबोसोम हो गए, न्यूक्लियस हो गया, सबके बारे में प्रॉपर थोड़ा थोड़ा फंक्शन भी समझना है। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन को हिंदी में मैं दोहरा देता हूं, कोशिका की संरचना, इसके घटक और उनके कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करें, है ना, विस्तार से चर्चा करें। चलिए तो शुरू करते भैया चर्चा। हम लोगों को यहाँ पर जब भी पढ़ना है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो एनिमल सेल से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कभी भी प्लांट सेल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ऑलवेज याद रखना, अगर सेल लिख रहा है तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एनिमल सेल की। जाहिर सी बात है, हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर प्लांट सेल का कोई बात बनता नहीं है। एनिमल सेल ही हमारे सिलेबस में है, यानी कि जंतु कोशिका। ठीक है। अब सेल के बारे में क्या लिखा हुआ है, सेल के बारे में सबसे बेसिक लाइन है, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस। यस, ये आपका सबसे सूक्ष्मतम यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है पूरे जीवन का, जो कि पूरे लाइफ प्रोसेस के लिए हर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन को क्या कहते हैं, परफॉर्म करती है। ठीक है। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित जीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, जो है कोशिका है, सेल है। एंड कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली मेंटेनिंग द नेसेसरी फंक्शंस सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। मैंने क्या बताया, सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ की सबसे छोटी इकाई है, जो कि परफॉर्म करती है सभी लाइफ प्रोसेसेस को। याद रखना, जैसे आपका एक मकान कई सारे ईंटों से मिलकर बना हुआ है, एक घर कितने सारे ईंटों से मिलकर बना होता है, जस्ट हमारा बॉडी भी बहुत छोटे छोटे अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसलिए शरीर के कोशिका को याद रखना, जितने भी लिविंग बॉडीज हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको कहते हैं, सेल को कहते हैं। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस लाइन से एक बार सवाल बना हुआ है कि बताओ भाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो सेल है, कोशिका। याद रखना, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि इसी से पूरा शरीर बना हुआ है, और ये नेसेसरी फंक्शन जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन करने में प्रॉपरली अच्छे से काम करता है। ठीक है।
अब देखो थोड़ा सा एनिमल सेल का डायग्राम बता देता हूँ, हिंदी में भी है सेंटेंस, हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंशन ना लो, लो पढ़ ही देता हूँ। क्या है? कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो सभी जीव प्रक्रियाएं कर सकती है, सभी प्रकार की जीव प्रक्रियाएं कर सकती है। हाँ, यह सभी जीवित जीवों की बुनियादी निर्माणात्मक इकाई है और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। करेक्ट। आवश्यक कार्य जैसे वृद्धि, चयापचय, प्रजनन में को बनाए रखते हुए, है ना? यस, आवश्यक कार्य जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन को मेंटेन रखते हुए स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को कर सकती है। ठीक है। हाँ, ये तो सेल के इंट्रोडक्शन थे। अब सेल का डायग्राम मैंने बताया आपको, एनिमल सेल का डायग्राम बनाना है और एग्जाम में डायग्राम पेंसिल से बनाना है। ठीक है। एग्जाम जब भी देने जाइएगा तो आपके पास एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन और आपके पास एक पेंसिल होना चाहिए, एक रबड़ भी होना चाहिए मिटाने के लिए। ठीक है। हाँ, मैं जैसे आंसर शीट लिखता हूं तो मैं आंसर शीट में कोशिश यही करता हूं कि आपके जो मेन हेडिंग हैं उनको ब्लैक पेन से लिखूं और उसके अंदर के कंटेंट को ब्लू पेन से लिखूं, है ना? और मैं बच्चों को भी सजेस्ट करता हूं, इससे क्या होता है आपका पॉइंट ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि हाइलाइटर का यूज़ कर लिए या लाल पेन का यूज़ कर लिए, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन आप यूज़ कर सकते हो एंड एक पेंसिल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपका कॉपी थोड़ा अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, आकर्षक दिखे, ताकि एग्जामिनर कॉपी थोड़ा अच्छे से चेक कर पाए। ठीक है। हाँ, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल का एक डायग्राम आपको सीख के जरूर जाना है और इस एनिमल सेल के डायग्राम को आपको अभी जस्ट मैंने पीवाईक्यू सीरीज में जो 2025 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन करा ही रहा हूं उसमें भी पूछा हुआ है, जस्ट पिछले साल भी पूछा हुआ है, इस साल भी पूछा जाएगा, हर साल पूछा जाता है लगभग। तो ये सेल का डायग्राम आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। सेल के डायग्राम में सबसे पहले आपको क्या क्या दिखाना है, क्या क्या मेंशन करना है, वो मैं बता देता हूं। देखो भाई, सेल के डायग्राम में सबसे पहले उसका जो आउटर कवरिंग है ना, आउटर कवरिंग है वो कौन सा होगा? तो सेल मेम्ब्रेन होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। करेक्ट। सबसे आउटर कवरिंग जो होगी वो क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, है ना? बहुत बढ़िया। पहला सबसे आउटर कवरिंग एनिमल सेल की क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना, जो चिपचिपा द्रव्य होता है, वो क्या कहलाता है? जो पूरा येलो वाला पार्ट दिख रहा है वो आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है सर? वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। बिल्कुल सेंटर में जो सेल को पूरा कंट्रोल करने का काम करता है, ब्रेन ऑफ द सेल, पूरे सेल का दिमाग आप कह सकते हो या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, वो होता है न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस, जो कि राइबोसोम फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या क्या दिखाना? अभी तक आपने क्या दिखाया? सबसे पहले आउटर सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कह दिए, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म दिखाया, न्यूक्लियस दिखाया, न्यूक्लियोलस दिखाया। पूरे सेल में छोटा छोटा दानेदार स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जो कि राइबोसोम है, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, ये दिखा देना है। उसके बाद आपको दिखाना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस से ही जुड़ा होता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खास करके आप देख रहे होंगे ये पूरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, ये जो दिख रहा है ये पूरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेकिन खास अंतर देख रहे होंगे कि कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पर क्या लगा हुआ है? राइबोसोम लगा हुआ है, और कुछ में नहीं लगा हुआ है। तो जिसमें लगा हुआ है उसका सरफेस रफ होगा, तो उसका नाम होता है रफ ईआर, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ वाला है उसमें लिखा हुआ है स्मूथ ईआर, यानी कोई राइबोसोम नहीं होता है, नो राइबोसोम। समझ गए? तो रफ इंडोप्लाज्मिक सरफेस के जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पर राइबोसोम होते हैं और स्मूथ वाले में नहीं होते हैं। जस्ट लाइक दैट इधर भी वैसे ही है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। हाँ, उसके बाद आपको दिखा देना है माइटोकॉन्ड्रिया, यही तो है पावर हाउस, है ना? पावर हाउस है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, बट पहले आप इस डायग्राम को देखो। ठीक है। हाँ, समझो। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं उसमें क्या क्या है सर? गोल्जी वेसिकल है, गोल्जी एपेरेटस, जिसको आप कह सकते हो गोल्जी, यहाँ पे गोल्जी एपेरेटस है, गोल्जी वेसिकल को आप नहीं भी दिखाओगे चलेगा, गोल्जी एपेरेटस को दिखा दो। फिर आप लाइजोसोम को दिखा दो, जिसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, है कि नहीं? हाँ, फिर आप इसमें मेरे ख्याल से इतना चीज़ दिखा दोगे सफिशियंट है, और कुछ नहीं भी दिखाओगे चलेगा, और कुछ नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा। आदित्य क्या कर रहा है? क्लास में चैट में लिपस्टिक का फोटो भेज रहा है।
चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग आते हैं इसके डायग्राम पर। चलो मैं बना के दिखाता हूं, आप लोग भी देखना बना के। बाकी थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस करना होगा तो आप गूगल वगैरह पे सर्च कर लेना इजी डायग्राम, या यूट्यूब पे मिल जाएगा सेल का इजी डायग्राम, वहां से भी बना सकते हो। चलो भाई सबसे पहले हम लोग सेल बना रहे हैं। सेल का आउटर कवरिंग बनाएंगे जिसका हम लोग क्या नाम दे देंगे, सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या बनाएंगे सर, सेल मेम्ब्रेन के बीच में हम लोग बनाएंगे न्यूक्लियस। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के बीच में क्या बनाएंगे सर, न्यूक्लियोलस। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस बनाएंगे, करेक्ट। चलो अब जो आपका ये न्यूक्लियस है इससे ही जुड़ा हुआ होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं ऐसा कुछ बना देता हूं, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, करेक्ट। हाँ, अब कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सरफेस पर राइबोसोम लगा दो। यस, टुक 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 टुक, फिर से टिक 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 हो गया, राइबोसोम लग गया। हाँ, कुछ के सरफेस पर राइबोसोम लग गया, कुछ के सरफेस पर राइबोसोम नहीं लगाते हैं क्योंकि एक रफ हो जाएगा और एक स्मूथ हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, तो भैया आपको यहाँ पर पूरा फ्लूइड दिखा देना है कि भैया फ्लूइड भरा हुआ है, पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। पूरा क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। मैं चलो ब्लू कलर से थोड़ा, आप पेंसिल से ही दिखाना, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ दिखा दिया, करेक्ट, जो कि साइटोप्लाज्म हो जाएगा। अब मुझे बनाना है माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे मैं बना देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का कुछ भी सिंपल तरीका है, कुछ नहीं ऐसे ऐसे कर देना है। मैं मिटा देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया को, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ चलो, अगर माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की बारी आएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनाएगा सर, तो कैसे बनाओगे, देखो ऐसे करना, ठीक है, फिर ऐसे करना, नहीं अंदर में ऐसे ऐसे, अंदर में ऐसे ऐसे बना देना, बस यही है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का स्टाइल ये है, देखो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को ऐसे 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 दिखा देना, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जूम करके मैंने दिखा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा राइबोसोम दिखा दो, गोल 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 राइबोसोम हो गया। चलो अब उसके बाद मैं क्या बता दिया, अब उसमें क्या दिखा देना है आपको, अब आपको इसमें लाइजोसोम बना के दिखा देना है एक जगह। चलो एक जगह मैंने दिखा दिया, ये लाइजोसोम हो गया। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, चलो अब इसकी नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले बाहर में क्या है, सब लोग बताओ, ये क्या है, क्या है, अरे बोलो ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट। उसके बाद क्या है, ये ब्लू वाला साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, करेक्ट। उसके बाद मैं बात करूं तो ये क्या है सर, है ना। उसके बाद क्या है, जो छोटा है वो भी बनाऊंगा, टेंशन ना लो। ये देखो साइटोप्लाज्म हो गया। अच्छा ये गोल गोल क्या है छोटा छोटा, तो ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, राइबोसोम है, ठीक है। और ये क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में लिख दिया RER, और ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है। फिर ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, सॉरी गोल्जी बॉडी नहीं, लाइजोसोम है, ये लाइजोसोम है, ये लाइजोसोम है, ये लाइजोसोम है, ये लाइजोसोम है। अब गोल्जी एपेरेटस छूट रहा है, तो गोल्जी एपेरेटस को बनाने का तरीका इस तरीके से, दो चार को इस तरीके से बना दो और इसको लिख दो गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी एपेरेटस, समझ गए। और कुछ छूटा, और कुछ छूटा बताओ। एक ही को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाना है, दो चार को माइटोकॉन्ड्रिया बना देना सेल में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ही नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा स्पेस बना बना के माइटोकॉन्ड्रिया बीच बीच में बना देता हूँ। चलो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे भी एक बना दो, इसका बनाने का तरीका एक सिंपल सा इस तरीके से कर दो, ठीक है। चलो हो गया, समझ गए सेल, अरे समझ गए सेल। आप अच्छा डायग्राम बना लिया हमने सर जी,
अरे भाई मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन काम चलने लायक हो जाएगा, ठीक है। और मैं डिजिटल पेन से बना रहा हूँ, पेन पेंसिल से नहीं बना रहा हूँ, इसमें कोई भी लाइन जल्दी खिंचाता नहीं है। ह्यूमन सेल, सॉरी ह्यूमन सेल नहीं, एनिमल सेल लिखो, ज़्यादा बेटर होगा। यह है आपका एनिमल सेल। तू क्यों, चलो एनिमल सेल करेक्ट, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। बाकी जिनको डायग्राम वगैरह थोड़ा बहुत देखना हो, एनिमल सेल इजी डायग्राम यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाएगा बहुत सारा, वहाँ से भी देख करके थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे लिखना होता है। बाकी मैं इसको स्लाइड में ऐड कर दे रहा हूँ, इसको नोट्स में ऐड कर दे रहा हूँ। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो भाई। चलो ठीक है, चलो भैया मैंने आपके नोट्स में ऐड कर दिया। ओके, लाइजोजेम का काम क्या होता है, अभी शुरू कहाँ हुआ है, अभी तो मैंने सिर्फ डायग्राम बताया, 1 बाय 1 सारे का स्ट्रक्चर फंक्शन बताना बाकी ही है, ठीक है। तो अब यहीं पर हम लोग शुरू करते हैं। ओके मेन खेला अब शुरू होगा, अब मेन खेला होवे, ठीक है। हाँ देखो भाई, सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, सबसे आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। कोई बोल रहा है डीएनए आरएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेन से भी बना सकते हो, लेकिन कोशिश करना पेंसिल से बनाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पेंसिल से बना के पेन से उसका क्या करना, लेबलिंग करना, यानी नाम लिखना, बहुत अच्छा रहेगा। देखो भाई सबका स्ट्रक्चर बताता हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर और फंक्शन, कई बार होता है सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पर अलग से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। काफ़ी बार ऐसे शॉर्ट नोट्स आएगा कि भाई सेल मेम्ब्रेन के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिख के दिखाओ, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिख के दिखाओ, तो फिर याद रखना। देखो भाई सेल मेम्ब्रेन की मैं बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अरेंज्ड इन अ फ्लूइड मोज़ेइक पैटर्न। यानी कि जब आप सेल मेम्ब्रेन की बात करते हो तो वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है। अब ये फॉस्फोलिपिड क्या है सर, तो देखो बाइलेयर मतलब क्या होता है, समझना बात को। बाइलेयर का मतलब है कि 2 लेयर में बना होता है। जैसे ये देखो आपका एक लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये सारे गोल गोल जो है फॉस्फोलिपिड है, इसका हेड है टेल है। एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये हेड है ये टेल है, ये हेड है टेल है, ठीक है। हाँ तो एक लेयर ऊपर से दिख रहा होगा, एक लेयर नीचे से दिख रहा होगा, और ये मोज़ेइक तरीके से होता है, यानी बहुत फ्लूइडिटी होता है, यानी लचीला होता है कि नहीं। हाँ तो याद रखना सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, फॉस्फोलिपिड। उसके साथ थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होते हैं और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होता है कि नहीं। हाँ तो मेनली आपका यहाँ क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, जो कि आपके फ्लूइड मोज़ेइक पैटर्न में होता है। मोज़ेइक पैटर्न मतलब है कि थोड़ा लचीला होता है। कंटेन्स इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स, हाँ इसमें बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल या पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं लिपिड लेयर में, यानी इसी लिपिड लेयर में बीच बीच में कहीं कहीं प्रोटीन होता है, जो कि मैं इस तरीके के स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूँ। ये देखो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये सब प्रोटीन है, ठीक है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। फिर है इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी होते हैं, आर प्रेजेंट मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी, यानी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी यानी जो लचीलापन है और जो उसकी स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल भी होता है। वो तो दिखाई नहीं सर, देखो ये कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, ये होता है कोलेस्ट्रॉल, ऐसा ही कुछ होता है कोलेस्ट्रॉल। ये ग्लाइकोलिपिड टाइप से चीज़ें दिख रही है ना, यही है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल भी पाई जाती हैं, यानी फॉस्फोलिपिड और आपका प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट आर अटैच्ड टू प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, वो पाया जाता है, एंड जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ता है तो वो ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स, मेनली इसका स्ट्रक्चर होता है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं। अगर मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, बहुत सारे फॉस्फोलिपिड बना दो, करेक्ट। इसमें इसका हेड क्या कहते हैं बीच में पुच्छी लगा दो, फिर इधर से भी बना दो, इधर से भी बना दो, इधर से भी बना दो, 2 लेयर हो गया ना, ये 2 लेयर हो गया। बीच बीच में प्रोटीन दिखा देंगे, बीच बीच में क्या दिखा देंगे, प्रोटीन दिखा देंगे, बीच बीच में प्रोटीन होता है, मैंने स्पेस छोड़ा नहीं है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये होता है आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, करेक्ट।
फंक्शन की मैं बात करूं यार, इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? देखो, रेगुलेट्स द सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। याद रखना, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को रेगुलेट करता है सब्सटेंस के अंदर एंटरिंग एंड लीविंग द सेल। यानी कि देखो, सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है, अब सेल के अंदर क्या आएगा और यहां से क्या जाएगा ये मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, मेंटेन्स सेल शेप, सेल के शेप को मेंटेन करेगा, है ना। मेंटेन सेल शेप, सेल के शेप को मेंटेन करेगा, एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल सेल कंपोनेंट, सेल के अंदर के जो भी कंपोनेंट है उसको क्या करेगा? प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। समझ गए? देखिए, जब यहाँ पे 1000+ बच्चे लाइव हों या फिर 900 के समथिंग लाइव हो, तो कुछ बच्चे चैट में इधर उधर करेंगे, उन पर ध्यान आप मत दीजिए। कैसे? मैं नहीं देता हूँ, है ना। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं नमूने जिनको साइड किया जाता है ना। हाँ, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा उनको दरकिनार कीजिए, है ना, और अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। ठीक है, जो कि मैं कर रहा हूँ। चलो भाई, तो अभी हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है, इसमें बीच में इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, हाँ, एंड इसका फंक्शन होता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, सेल शेप को मेंटेन करना, प्रोटेक्शन देना इंटरनल सेल कंपोनेंट को। करेक्ट, हाँ। और कुछ भी मुख्य कार्य होते हैं, देखो क्या है? फैसिलिटेट्स सेल टू सेल कम्युनिकेशन। सेल टू सेल कम्युनिकेशन, एक सेल से दूसरे सेल को कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो वही सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, थ्रू रिसेप्टर प्रोटीन्स। इन्वॉल्व इन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। जब कोई चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, आर पार होती हैं, तो उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। हेल्प्स इन सेल रिकॉग्निशन एंड अडेशन, मेंटेन्स होम्योस्टेसिस बाय कंट्रोलिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। यानी कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में भी मदद करता है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। देखो भाई, कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके संरचना यानी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। हिंदी में बोल रहा हूं, अब ध्यान रखना। ठीक है, चलो आवाज थोड़ा कम है, आवाज को मैं देख लेता हूं। आवाज परफेक्ट है यार, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करो यार, इससे ज़्यादा मेरे गले में भी वॉइस नहीं है यार। चलो शुरू से सुनो, ध्यान से सुनना, मैंने क्या क्या पढ़ाया। देखो भाई, अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट किया हूँ। डिस्कस इन डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल विथ इट्स कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस। सेल के कंपोनेंट और उसके फंक्शन की स्टडी के बारे में पढ़ना है। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि सेल के हर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस, लाइफ के इंपॉर्टेंट प्रोसेस को फॉलो करता है। ठीक है, फिर हमने एनिमल सेल का डायग्राम बनाया और उसको सिखाया। फिर मैं सेल मेम्ब्रेन शुरू किया हूँ। ठीक है, एंड सेल मेम्ब्रेन को इंग्लिश में पढ़ा दिया हूँ, अब उसको हिंदी में पढ़ने की बारी है। थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, ध्यान से सुनना। अगर कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड द्विस्तर, यानी फॉस्फोलिपिड का बाय लेयर प्रेजेंट होता है। बाय लेयर यानी एक ऊपर लेयर एक नीचे लेयर से बनी होती है, जो फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल के अनुसार व्यवस्थित होती है। यानी फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल, याद रखना, सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल किसने दिया था? तो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। इसमें इंटीग्रल यानी अंतस्थ तथा पेरिफेरल प्रोटीन्स लिपिड परत के भीतर या उससे जुड़े होते हैं। करेक्ट। झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल अणु पाए जाते हैं, तो जो झिल्ली की तरलता यानी फ्लूइडिटी और स्थिरता बनाए रखते हैं। करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स लिपिड से जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करते हैं, और वो भी पाया जाता है। फिर यह प्रोटीन युक्त फॉस्फोलिपिड, ये क्या है? यह एक प्रोटीन युक्त फॉस्फोलिपिड द्विस्तर संरचना होती है। अगर इसके कार्य की मैं बात करूं तो कोशिका में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने वाले पदार्थों का चयनात्मक पारगम्यता यानी सेलेक्टिव परमेबिलिटी को नियंत्रित करने का काम करता है। यानी कि सेल के अंदर क्या आएगा, क्या बाहर जाएगा, सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर आने देता है, सेलेक्टिव चीज़ों को बाहर जाने देता है, यानी सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, हाँ। चलो, कोशिका के आकार व संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखती है। यस, कोशिका के आकार को बनाए रखती है।
कोशिका के आंतरिक घटकों को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी सेल के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। रिसेप्टर प्रोटीन के माध्यम से कोशिका संचार में सहायता करती है। फिर ये एक्टिव और पैसिव यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। कोशिका पहचानना, सेल रिकॉग्निशन तथा सेल अधेशन में सहायक होती हैं। ये कुछ मुख्य कार्य होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। अब सेल मेम्ब्रेन के डायग्राम का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको जरूर से थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, है ना। कोशिका के आंतरिक वातावरण को नियंत्रित करने का काम करता है, यानी होम्योस्टेसिस बनाए रखती है। अब ये सेल मेम्ब्रेन का जो डायग्राम है, इसमें क्या क्या दिखाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे पहले आपको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिखाना है, ठीक है। जैसे देखो, एक लेयर ऊपर दिख रहा है, एक लेयर नीचे दिख रहा है, करेक्ट। उसके बीच में ये देखो प्रोटीन दिखाया गया है, ये बीच बीच में प्रोटीन दिखाया गया है, बीच बीच में प्रोटीन दिखाया गया है। और फिर आपको ये दिखा देना है कि जो बीच वाला, ये देखो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जबकि टेल होता है हाइड्रोफोबिक टेल, है ना, हाइड्रोफोबिक टेल होता है। फिर बीच बीच में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है ना, हाँ। एंड फिर कार्बोहाइड्रेट चेन होते हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं बना के दिखाना चाहूँगा, ध्यान से समझना, कुछ नहीं है, बेसिक सा स्ट्रक्चर है जिसको कि आपको एग्जाम में बना के जाना है। मैं अगेन ब्लैक स्क्रीन पे आता हूँ और इसके स्ट्रक्चर को बनाकर आपको एक बेसिकली डायग्राम का आइडिया देता हूँ कि कैसे बना सकते हो आप। सबसे पहले आप क्या करोगे, बहुत सारे फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में गैप देते हुए फॉस्फोलिपिड का हेड बनाओगे। क्या बनाओगे, हेड बनाओगे। चलो, हेड बना लिए। और ये इसका टेल है, ये इसका टेल है, ये इसका टेल है, ये इसका टेल है, ठीक है, हाँ। फिर दूसरा लेयर भी बनाओगे, वैसे ही यहाँ पे भी दे देना, यहाँ पे भी गैप छोड़ देना, ठीक है। ये दूसरा लेयर है, फिर इस तरीके से ये इसका टेल हो गया। और बीच बीच में आप इंटीग्रल प्रोटीन को सेट कर देना, ये इंटीग्रल प्रोटीन हो जाएंगे, ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन सेट हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका इंटीग्रल प्रोटीन सेट हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से बना देना, ठीक है, हाँ। अब ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर क्या, कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ना, देखो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बाइलेयर, करेक्ट। उसके बाद आप इसमें ये दिखा सकते हो कि ये इसका हेड है, जो कि हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, फिलिक हेड होता है। जबकि इसका जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक टेल होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है, करेक्ट। एंड उसके बाद ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन जिसको कहते हैं। एंड कुछ इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को भी थोड़ा सा दिखा देना, थोड़ा इस तरीके से होता है, ठीक है, जो कि ये थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। बस एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो कि आप बना दोगे, काम हो जाएगा। बाकी अगर आप डायग्राम और बेहतरीन बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा डायग्राम एक्सपर्टीज़ के लिए आप सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम नो डाउट इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा यूट्यूब पे सर्च करेंगे सेल मेम्ब्रेन इजी डायग्राम, मिल जाएगा, तो आप आराम से बना देना उसको देख करके, ठीक है। इस तरीके से जैसे हम लोग एग्ज़ाम के लिए अपना तैयारी करते थे, क्योंकि किताबी में 3D डायग्राम बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके इजी हैंड मतलब हाथ से बनाया हुआ इजी डायग्राम हम लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख लेते हैं, है ना। शायद मेरे से बेहतर डायग्राम आपको मिल जाएगा वहाँ पे बनाया हुआ, तो वहाँ से बना लेना, ठीक है। चलो, जिसको दिखा थोड़ा बहुत ग्लाइकोप्रोटीन अगर छूट भी गया तो घबरा काहे रहे हो भाई, उतना एग्जामिनर कौन देखेगा, बस देखेगा हाँ डायग्राम है, बस काम चल जाएगा आपका। चलो, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब लोग बोले कोलेस्ट्रॉल भी बनाना है, ग्लाइकोप्रोटीन, अरे भाई कुछ पार्ट छोड़ भी दोगे, ओवरऑल डायग्राम में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एक डायग्राम 1 आध मिनट में निपटाना है, ठीक है, हाँ। इतना लिख के आओगे काम चल जाएगा, ठीक है, हाँ। चलो, अब आते हैं साइटोप्लाज्म की ओर। साइटोप्लाज्म जो बीच वाला स्पेस था ना, गाढ़ा जेली लाइक सब्सटेंस, वही है साइटोप्लाज्म। जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल, जो कि सेल को फिल करता है, सेल में भरा होता है। एंड सराउंड्स द ऑर्गेनेल्स, और सारे सेल ऑर्गेनेल को सराउंडिंग होता है, यानी कि पूरे तरीके से उसी के अंदर, वही साइटोप्लाज्म के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल फ्लोट कर रहे होते हैं, है ना, हाँ। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन, यस, जितने भी केमिकल रिएक्शन है लगभग वो आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं। टू ऑकर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल। एंड याद रखना ये आपका मेन एरिना ऑफ द सेल कहलाता है, मेन एरिना ऑफ द सेल, मेन एरिना ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज मैक्सिमम मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। ध्यान रखना,
ये लाइन मेन एरिना ऑफ द सेल है, यानी कि मैक्सिमम जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। यानी साइटोप्लाज्म क्या था, संरचना एक जेली जैसी सामग्री है जो कोशिका को भरती है और अंगों को घेरती है। करेक्ट। कार्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं के होने के लिए माध्यम प्रदान करता है और कोशिका के भीतर जो भी आपके सामग्री होती हैं वो सारी चीजें होती हैं विद इन द सेल। ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियस के बारे में। याद रखना सेल के अंदर, जैसे ये देखो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है ना, है ना, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो भाई आपका ध्यान रखना है आप सभी लोग कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर इन्वेलप, बाहर से किसके द्वारा घिरा होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप के द्वारा। न्यूक्लियस का बाहरी मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, इन्वेलप होता है। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। कंटेन्स द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन, यस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं एंड क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन कुछ इस तरीके से, अब जैसे क्रोमोजोम होता है ना, उसका कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमैटिन। ठीक है, हाँ, तो ये आपका क्रोमैटिन होता है, ध्यान रखना। और यही क्रोमैटिन में आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए पाया जाता है। फंक्शन क्या है, एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। काफी बार एग्जाम में पूछा गया, बताओ भाई कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल किसको कहते हैं, तो न्यूक्लियस को कहते हैं। किसको कहते हैं, कंट्रोल सेंटर, है ना, है ना, क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का पूरा कंट्रोल करने का काम करता है। स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जैसे डीएनए वगैरह को स्टोर करता है। कोऑर्डिनेटिंग सेल एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, रिप्रोडक्शन में भी मदद करते हैं। हिंदी में बोल दे तो देखो भाई संरचना क्या है, न्यूक्लियर झिल्ली से घिरा होता है। इसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम पाए जाते हैं, है ना, जिसमें डीएनए होता है। कार्य कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, यहीं से कार्य को कंट्रोल किया जाता है। अनुवांशिक जानकारी यानी डीएनए को संग्रहित करता है। वृद्धि, मेटाबॉलिज्म जिसको चयापचय, प्रोटीन संश्लेषण और प्रजनन जैसी कोशिका गतिविधियों का समन्वय करने का काम करता है। कौन, न्यूक्लियस। अब उसके अंदर का स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोलस, है ना। क्या कहते हैं, चंद्रजीत यादव कह रहे हैं बस भी करो सर, मुझे नोट्स भी बनाना है। नहीं, नोट्स अभी नहीं बनाना है, नोट्स क्लास में नहीं, पीडीएफ से बनाना है। और क्यों नोट्स बनाने के चक्कर में हो भाई, टॉप 20 बुक मंगाओ, शांति से पढ़ो, काहे अपना टाइम पास कर रहे हो। टॉप 20 बुक सभी लोग मंगा लीजिए, नहीं तो पीडीएफ से पढ़िए, है ना। लिखना भी है, नोट्स भी बनाना है तो अलग टाइम में, क्लास के बीच में नहीं। चलो, एक क्लास में अगर एक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो 20 क्लास में भी कवर नहीं होगा, फिर दिक्कत होगा। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये जैसे को सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर घना जैसा डेंस स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। अ डेंस रीजन विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो डेंस रीजन होता है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोड्यूसेस राइबोसोमल आरआरएनए, याद रखना राइबोसोमल आरएनए, है ना, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम को बनाने का भी काम करता है। याद रखना, राइबोसोम पूछा हुआ क्वेश्चन है। न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम फॉर्मेशन में मदद करता है। किस में मदद करता है, राइबोसोम के फॉर्मेशन में मदद करता है। एंड असेंबल्स राइबोसोम, है ना। हाँ, तो न्यूक्लियोलस क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के भीतर का एक घना क्षेत्र है। ये राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए का उत्पादन करता है और राइबोसोम का निर्माण भी करता है। राइबोसोमल आरएनए भी बनाता है और राइबोसोम भी बनाने का काम कौन करता है, न्यूक्लियोलस करता है। अब आ गया मेन खेला राइबोसोम पर। अब ये राइबोसोम क्या करता है सर, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। याद रखना, स्ट्रक्चर क्या है, कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये आरआरएनए और प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम मेनली किसका बना होता है, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, इसका बना होता है। फाउंड फ्री फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म, पूरे सेल में बिल्कुल फ्रीली फ्लोट होता रहता है। करेक्ट। अटैच्ड टू द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ, रफ इंडोप्लाज्मिक सरफेस से अटैच्ड होता है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पर मुख्यतः प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ट्रांसलेटिंग जेनेटिक कोड इनटू प्रोटीन्स, जो भी जेनेटिक कोड है उसको ट्रांसलेट करता है प्रोटीन में, ठीक है, कन्वर्ट करता है। राइबोसोम में क्या बोल रहा हूँ, आरआरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं जो साइटोप्लाज्म को में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। कार्य प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं जो अनुवांशिक कोड को प्रोटीन में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, आरआरएनए का क्या नाम है, राइबोसोमल आरएनए इसको कहते हैं। आरएनए 3 टाइप का होता है, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए।
चलो अब है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, the endoplasmic reticulum is a network of membranous tubules and flattened sacs involved in the synthesis and transport of cellular materials। अच्छा, क्या होता है सर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? मैंने एक फोटो में बताया था कि देखो भाई, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता है ट्यूब्यूल जैसा, देखो है ना। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक तो रफ वाला पार्ट हो गया जिसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और एक स्मूथ वाला पार्ट हो गया जिसको हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। रफ वाले पार्ट में याद रखना आपका राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और अगर राइबोसोम है तो वो क्या चीज में सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं है इसलिए ये चिकना है, तो याद रखना ये लिपिड और स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस में मदद करता है। लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, वही चीजें आप अभी पढ़ने वाले हो। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली से बनी नलिकाओं, देखो ट्यूब्यूल्स और चिपटी थैलियां यानी फ्लैटेंड सेक से बनी हुई एक जाल होती है जो कि कोशिका के भीतर पदार्थों के संश्लेषण एवं परिवहन में भाग लेती हैं। सबसे पहले हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, एक बार फुल फॉर्म लिखने आ गया था कि RER का फुल फॉर्म बताओ, तो क्या बोले थे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका स्ट्रक्चर क्या है सर? तो कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनर बाउंड सेक सिस्टर्नी, जिसको कि मतलब पतले पतले चिपटी चिपटी जो है ना, इस तरीके से, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इससे एक सेकेंड, ये न्यूक्लियस है, इससे जो इस तरीके से चिपटी चिपटी बन रही है ना, हाँ, एक फ्लैट सैक बन रहा है ना, वही बोल रहा है। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनर बाउंड सेक से बनी होती है जिसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं। एंड राइबोसोम आर अटैच्ड इट्स आउटर सरफेस, इसके सरफेस में राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, करेक्ट। एंड गिविंग इट अ रफ अपीयरेंस, चूंकि इसको रफ अपीयरेंस देते हैं इसीलिए नाम इसका है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंटिन्यूअस विथ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक कंटिन्यू होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब उसी को हिंदी में लिखा हुआ है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से सुनना, इसका संरचना है, यह झिल्ली से घिरी हुई चपटी थैलियां, यानी कि जो चपटी थैलियां है ना, इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से है ना, चपटी थैलियां हैं, ये इस तरीके से चपटी थैलियां हैं, इसको सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी से बना होता है, इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम होते हैं जिससे इसका स्वरूप खुरदुरा यानी रफ दिखाई देता है। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाहरी परत पर निरंतर कंटिन्यूअस जुड़ा रहता है। ठीक है, अगर इसके फंक्शन की मैं बात करूं तो सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स फॉर सेक्रेशन, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लाइसोसोमल एंजाइम भी सिंथेसिस करने का काम करता है। असिस्ट इन प्रोटीन फोल्डिंग, मेनली प्रोटीन से ही रिलेटेड काम करेगा, प्रोटीन की फोल्डिंग करना, मॉडिफिकेशन करना, उसमें मदद करता है। ट्रांसपोर्ट्स न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू गोल्जी अपैरेटस, यहाँ पे भी प्रोटीन आ गया, यानी कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसको गोल्जी अपैरेटस तक पहुंचाने का काम करता है। प्ले अ रोल इन सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में भी मदद करता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर उसको हिंदी में देखेंगे तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य स्राव सेक्रीशन के लिए प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स तथा लाइसोसोमल एंजाइम का संश्लेषण करता है। प्रोटीन की फोल्डिंग संश्लेषण में सहायता करता है। नवनिर्मित प्रोटीन को गोल्जी उपकरण तक पहुंचाने का कार्य करता है। कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बारी आती है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, चलो भाई आराम से एक बार पढ़ के पूरा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, हाँ सैदाब जी, चलो ध्यान से समझना। देखो भाई, जिनसे नहीं बैलेंस हो पा रहा है वो क्लास छोड़ सकते हो, अब क्या कर सकते हैं, है ना। बहुत बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं यार। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो क्या है? मेड अप ऑफ स्मूथ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स, छोटे छोटे ट्यूबुलर मेम्ब्रेन से बने होते हैं। स्मूथ चिकना होता है, वो चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका इसको कहते हैं। लैक्स राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, लैक मतलब होता है इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। अच्छा बताओ सारे बच्चे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर क्या राइबोसोम होता है? नहीं होता है, राइबोसोम नहीं होता है। वेल डेवलप्ड इन लीवर सेल्स, मसल सेल्स एंड एंडोक्राइन सेल्स, यानी कि ये खास करके लीवर सेल में, मसल सेल में, एंडोक्राइन सेल में वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, हाँ। अब वही चीजें बोल रहा है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यह चिकनी नलिका नुमा झिल्लियों से बना होता है
इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए इसे स्मूथ कहा जाता है। यह विशेष रूप से यकृत कोशिका यानी लीवर सेल्स, मांसपेशी कोशिका यानी मसल सेल तथा एंडोक्राइन कोशिका में अधिक विकसित पाया जाता है। फंक्शन क्या है, मैंने बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर क्या है, राइबोसोम है। अगर राइबोसोम है तो वो किसके सिंथेसिस में मदद करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। जबकि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर क्या है, नहीं है राइबोसोम, चूंकि चिकना है ना, स्मूथ है, तो ये क्या चीज का इस्तेमाल करे, ये किस चीज को सिंथेसिस में मदद करेगा, लिपिड एंड स्टेरॉइड्स। ठीक है, लिपिड्स एंड, है ना, स्टेरॉइड्स। यानी सिंथेसिस की मैं बात करूं तो ये लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉयडल हार्मोन के सिंथेसिस में मदद करेगा। इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यस, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। डिटॉक्सिफाइज ड्रग्स, पॉइजन्स एंड हार्मफुल सब्सटेंस, यस, कुछ ड्रग्स, पॉइजन्स और हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, स्पेशली इन लीवर सेल। स्टोर्स एंड रिलीज कैल्शियम आयंस, हाँ, ये कुछ कैल्शियम आयन को रिलीज करता है, इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि मांसपेशियों के संकुचन के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉयडल हार्मोन का संश्लेषण करता है। कार्बोहाइड्रेट चयापचय यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, विशेषकर यकृत कोशिकाओं में औषधियां, विषैले पदार्थ व हानिकारक रसायनों का विषहरण यानी उसको डिटॉक्सिफाई करना यानी साफ करने का काम करता है। कैल्शियम आयनों का भंडारण एवं मुक्त करता है, जिससे मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गोल्जी अपैरेटस। बस 2-4 मिनट और चलेगी चीजें, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा, बस माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान से सुनना। गोल्जी अपैरेटस की मैं बात कर रहा हूं, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे। यहां से कितने सारे ऑब्जेक्टिव पूछे हुए हैं। शुभम पांडे जी बाउंस हो रहा है तो फिर आप छोड़ लो यार, मैं फिर से रिवीजन करा दूंगा, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। बस और 5 मिनट, खत्म हो जाएगा। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस की मैं बात करूं तो कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, यानी ये बना किससे होता है, ये देखो चिपटा आकार का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये इस तरीके से बना होता है ना, ये इसका सिस्टर्नी कहलाता है। पतला सेक है ना, इसको कहते हैं स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सेक, यानी कंसिस्ट ऑफ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस बाउंड सेक से बना होता है, जिसको सिस्टर्नी कहते हैं। हिज डिस्टिंक्ट सिस फेज, जो सिस फेज होता है और एक ट्रांस फेज होता है। सिस फेज रिसीविंग फेज होता है, यानी ये वाला पार्ट यहाँ से क्या हुआ, रिसीव किया और यहाँ पे पैकेजिंग करके बाहर निकालता है। ठीक है, हाँ, और एसोसिएटेड विथ न्यूमरस वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी यह चपटी झिल्ली से घिरी थैलियों यानी फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सेक से ढेर से बना होता है, जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। इसमें एक सिस्ट फेज होता है जो कि प्राप्त करने वाला फेज होता है, एंड ट्रांस फेज जो कि भेजने वाला भाग होता है। इसके साथ परिवहन हेतु अनेक वेसिकल्स जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शन की मैं बात करूं तो फंक्शंस में बात करें तो ये मॉडिफाइज करता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को। ठीक है, प्रोटीन और मेनली इसका काम ही मॉडिफिकेशन है, मेनली उसको पैकेजिंग में मदद करता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को क्या करता है, रिसीव करता है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फिर उसको क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, उसको चेंज करता है, उसकी पैकेजिंग करता है। सॉर्ट्स एंड पैकेजेस देम इनटू वेसिकल्स, उसको छोटे छोटे वेसिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंड डायरेक्ट प्रोटीन एंड लिपिड टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन, यानी प्रोटीन और लिपिड को उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, ये लाइजोसोम के फॉर्मेशन में मदद करता है। एंड प्ले अ रोल इन सेल सिक्रीशन एंड मेम्ब्रेनल रिन्यूअल, यानी कि सेल सिक्रीशन और मेम्ब्रेनल रिन्यूअल में भी मदद करता है। अगर इसके कार्य की मैं बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त प्रोटीन्स एवं लिपिड का संशोधन करता है, यानी मॉडिफिकेशन करता है। फिर है प्रोटीन्स और लिपिड्स को छांटकर सॉर्टिंग वेसिकल में पैक करने का काम करता है। प्रोटीन्स एवं लिपिड्स को उनके अंतिम गंतव्य यानी कि स्राव, कोशिका झिल्ली या लाइजोसोम तक पहुंचाने का काम करता है। लाइजोसोम के निर्माण में भाग लेता है। कोशिका स्राव यानी सेल सिक्रीशन तथा कोशिका झिल्ली के नवीनीकरण, मेम्ब्रेन रिन्यूअल में मदद करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो एक बार सभी लोग माइटोकॉन्ड्रिया कमेंट में लिख देना। बस लास्ट पार्ट है ये, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। देखो इतना अच्छे से इसलिए पढ़ाया जा रहा है ना माइटोकॉन्ड्रिया के हर एक पार्ट को, क्योंकि हर एक पार्ट पे क्वेश्चन बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, बस खत्म, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो एक बार कमेंट में सब लोग माइटोकॉन्ड्रिया लिख दो।
देखो जो पढ़ने वाला है वो पढ़ रहा है, खास करके जितनी भी लड़की लोग है, देख रहे हो बहस नहीं कर रही है। इस मामले में लड़की लोग बहुत होशियार होती है ना, वो बहस नहीं करने के चक्कर में रहती है, वो शांति से पढ़ती है, उसको पता है कि पढ़ेंगे तभी कुछ करेंगे, ठीक है। फंस जाता है लड़का लोग, है ना। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया, बारी किसकी है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं सर, क्योंकि यहीं पर एनर्जी बनता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन है, ध्यान रखना, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है, तो इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे के नाम से जाना जाता है, याद रखना, क्रिस्टे, क्रिस्टे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, फिर कुछ राइबोसोम होते हैं, अपना डीएनए होता है। यही इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे, फोल्डिंग स्ट्रक्चर है ना, देखो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, एंड आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। हाँ, तो देखो भाई माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर कैसा, ओवल या रॉड शेप्ड होता है, ओवल होता है, खास करके ऐसा होता है, देखो, ठीक है, ओवल होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, डबल इसलिए क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से और इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, देखो ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। हाँ, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड परमिएबल, ये आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ और परमिएबल होता है, जबकि द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड, ये हाईली फोल्डेड होता है ना, घुमावदार होता है, टू फॉर्म क्रिस्टे, वो क्या बनाता है, क्रिस्टे बनाने का काम करता है, क्रिस्टे बनाने का काम करता है, ठीक है। हाँ, विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। द इनर स्पेस इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसके अंदर जो इनर स्पेस है उसके अंदर जो होता है फ्लूइड, उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। कंटेनिंग एंजाइम्स, जहाँ एंजाइम्स होते हैं, राइबोसोम होते हैं, खास करके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है ना। हाँ, है ना, ठीक है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेमी ऑटोनोमस, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस कैपेबल फॉर सेल्फ रेप्लिकेशन, याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस और सेल ऑर्गेनेल होते हैं, क्यों, क्योंकि खुद का जेनेटिक मटेरियल खुद है, यहाँ पे डीएनए भी है और यहाँ पे राइबोसोम भी होता है, इसलिए, ठीक है। हाँ, कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, खुद का रेप्लिकेशन खुद कर सकते हैं। अब ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया अंडाकार या छड़ी के आकार का होता है, करेक्ट। दोहरी झिल्ली से घिरी हुई कोशिकांग होते हैं, दोहरी झिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। बाहरी झिल्ली चिकनी तथा पारगम्य होती है, करेक्ट। आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर मुड़ी होती है, यानी फोल्डेबल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टे, जिसे हम लोग क्रिस्टे कहते हैं, क्रिस्टे बनाती है, जो सतह क्षेत्र को बढ़ा देती है। आंतरिक स्थान को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है, जो अंदर में स्पेस है उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें एंजाइम्स, राइबोसोम्स तथा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है, जो खुद का अपना सारा जेनेटिक मटेरियल भी है, खुद का प्रोटीन भी है, तो खुद ऑटोमेटिक अपना स्व प्रतिकृति यानी सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता रखता है। समझ रहे बात को। हाँ, ये था माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब इसके फंक्शन की बात कर लो। नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहीं पर एनर्जी बनता है, प्रोड्यूसेस एटीपी, एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी यहीं पर एटीपी बनता है, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा एनर्जी बनाता है। प्ले अ की रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेगुलेट एपोप्टोसिस यानी जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होते हैं उसमें भी मदद करता है। हेल्प मेंटेन सेलुलर कैल्शियम बैलेंस, सेलुलर कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेल ग्रोथ, जाहिर सी बात है ओवरऑल इसका मुख्य कार्य यही है, एनर्जी देना, यानी सेल ग्रोथ, रिपेयर एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, ठीक है। वही चीजें हिंदी में लिखी हुई हैं इसके कार्य के बारे में। इसमें कोशिका का पावर हाउस, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन एवं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन द्वारा एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। हाँ, फिर एक कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपॉप्टोसिस यानी प्रोग्राम्ड सेल डेथ में मदद करता है। कैल्शियम, कोशिका में कैल्शियम संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कोशिका की वृद्धि, मरम्मत व सक्रिय परिवहन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है।
लास्ट पार्ट है लाइजोसोम, जिसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है कुछ एंजाइम्स जिसका नाम है डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। मुख्य कार्य होता है कि सेल के अंदर जो भी डेब्रीज है, कूड़ा कचरा, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि मान लो उसको डाइजेस्ट करने का पावर है, अब यही फट जाए, लाइजोसोम फट जाएगा तो क्या होगा, पूरा सेल मर जाएगा, क्योंकि पूरा जहर फैल जाएगा पूरे सेल में, है ना। तो लाइजोसोम मोस्टली एनिमल सेल में ही पाया जाता है। ये स्मॉल, छोटा छोटा स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, यानी छोटा छोटा मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, ठीक है। सर्टेन कंटेन वेरी वेराइटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यस, इसमें काफ़ी सारे हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलाइटिक का मतलब है जो कि हाइड्रोलाइज कर दे, डाइजेस्ट कर दे, है ना। सच एज प्रोटीएजेस, जैसे प्रोटीन्स को, लाइपेजेस, न्यूक्लियजेस, समझ रहे बात को। फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस, बनता गोल्जी अपरेटस से है। मेंटेन एन एसिडिक इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। हाँ, ये लाइजोसोम है। अब लाइजोसोम को याद रखना, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। अगर ये खुद फट गया तो पूरा सेल मर जाता है। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सर मिथिलेश सर बराबर माइटोकॉन्ड्रिया, अवर पावर हाउस ऑफ उदित फार्मेसी। बिल्कुल, एकदम एकदम पावर हाउस बन के रहना है, सिर्फ हमको ही सब पावर हाउस है। लाइजोसोम, है ना। हाँ, स्ट्रक्चर, लाइजोसोम छोटे गोलाकार झिल्ली से घिरे वेसिकल्स होते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियस। इसका निर्माण गोल्जी उपकरण यानी गोल्जी अपरेटस से होता है। इनमें एंजाइम क्रिया के लिए अम्लीय एसिडिक आंतरिक वातावरण बनाया जाता है, ठीक है। अब इसका मुख्य कार्य क्या है, तो भैया कैरी, इतना सारा चीज लिखा हुआ है, लेकिन आप एक चीज याद रख लेना, जो लिखा हुआ है मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंट लाइन। कैरी आउट इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर जो भी चीजें, खराब चीजें हैं, उसको डाइजेस्ट करना है, तो यहाँ पे जाके डाइजेस्ट होती है। ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करता है। वर्न आउट ऑर्गेनेल्स, जो सड़ गल गया, खराब हो गया, उसको खत्म करता है। एंड सेलुलर डेब्रीज, कूड़ा कचरा जो भी है, ठीक है। डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस, जो भी फॉरेन सब्सटेंस जाएगा, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, उसको भी खत्म करने का काम करता है लाइजोसोम। इन्वॉल्व्ड इन ऑटोफेजी, ये ऑटोफेजी में भी इन्वॉल्व होता है, यानी सेल्फ डाइजेशन ऑफ डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स। प्ले अ रोल इन सेल रिन्यूअल एंड रिसाइकलिंग ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स एंड कैन कॉज ऑटोलाइसिस, कई बार ये ऑटोलाइसिस कॉज करता है, यानी खुद, मतलब पूरे तरीके से सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, पूरे सेल को ही खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है। हैंस कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। अब इसको हिंदी में समझो, हिंदी में समझो क्या है, अंतर कोशिकीय पाचन यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन का कार्य करते हैं, करेक्ट। अपशिष्ट पदार्थ पुराने या क्षतिग्रस्त कोशिकांगों तथा कोशिकीय अवशेषों को तोड़ते हैं। बैक्टीरिया एवं वायरस जैसी विदेशी पदार्थों, विदेश मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि बाहर देश, सेल के बाहर से कोई आया फॉरेन सब्सटेंस, उसको नष्ट करता है। ऑटोफेजी अर्थात क्षतिग्रस्त कोशिकांगों को स्वपाचन में भाग लेता है। कोशिका नवीनीकरण, सेल रिन्यूअल, कोशिका घटक के पुनर्चक्रण में यानी कि रिसाइकलिंग में मदद करता है। लाइजोसोम ऑटोलाइसिस द्वारा कोशिका के स्वविनाश का कारण बन सकते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका के सुसाइडल बैग कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो ओवरऑल मैंने इतना बताया, क्यों बताया, है ना, क्यों बताया, क्योंकि भाई बताया ना, एक लेक्चर सिंगल है, 10 मिनट, मतलब 10 नंबर, है ना, 10 नंबर के पार्ट आते हैं सेल से। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो एक बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ चल लो, सुन लो, सब इंपॉर्टेंट लाइन बताता चलूंगा, मुझे कोई बात नहीं है, 5 मिनट लगेगा, लेकिन भाई 10 नंबर का सवाल है। एक बार सब लोग लिखो 10 नंबर, एक बार लिखो 10 नंबर, यहां से 8 से 10 नंबर के सवाल आएंगे एक क्वेश्चन में से। कई बार आता है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पे लिखने आ जाता है, कई बार आता है गोल्जी अपरेटस पे लिखने आ जाता है, कई बार आता है लाइसोसोम पे लिखने आ जाएगा, कई बार पूरे सेल के बारे में लिखने आएगा। अगर पूरे सेल के बारे में लिखने आया तो सबके बारे में 2-2 पॉइंट ही लिखना, मैंने ज़्यादा पढ़ाया। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखने आएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से सवाल आते हैं। आपको नज़र में ये रखना है कि 10 नंबर कवर हो रहा है, ठीक है। चलो
सेल पूरे लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ध्यान रखना। फिर एक सेल का डायग्राम याद रख लेना। फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में, किससे बना होता है, मेनली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है, जिसमें इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। मुख्य कार्य इसका सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मुख्य कार्य है कि सेल के अंदर क्या एंटर कर रहा है, क्या बाहर जा रहा है, सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देता है। ठीक है, ये था आपका सेल मेम्ब्रेन। अब उसके बाद मैंने बताया साइटोप्लाज्म, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर भरा होता है, एंड फिर यहाँ पे मेनली केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी मेन एरिना ऑफ द सेल कहलाता है। फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस याद रखना, न्यूक्लियर इन्वेलप से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके न्यूक्लियोलस होते हैं और क्रोमैटिन होता है। ठीक है, हाँ, जिसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। फंक्शन क्या है, तो याद रखना ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जैसे डीएनए को स्टोर करता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, एंड आपके इंपॉर्टेंट जो भी सेल एक्टिविटीज है जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर भी एक डेंस रीजन है जो कि राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए को बनाने का काम करता है और राइबोसोम भी बनाने का काम करता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम क्या कहलाता है ना, है ना, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। राइबोसोम क्या कहलाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए इसको रफ कहते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। मेन लाइन इतना ही है। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मैं बात करूं तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखना, इसमें राइबोसोम नहीं होते, इट लैक्स राइबोसोम, यानी इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसको चिकना अंतःप्राद्रवी जालिका कहा जाता है और ये स्मूथ होता है, ध्यान रखना। और ये स्टेरॉइड्स, फॉस्फोलिपिड्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स, लिपिड्स के सिंथेसिस में मदद करता है। गोल्जी अपरेटस मेनली आपके फ्लैट मेम्ब्रेनस बाउंड सेक्स यानी कि सिस्टर्नी से बना होता है, एंड याद रखना इसमें सिस फेज और ट्रांस फेज होते हैं। ये मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होता है, इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। यहीं पर एटीपी बनता है और इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ एटीपी का संश्लेषण होता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद लाइसोसोम, इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करने में, खास करके सेल के अंदर जो वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल हैं, खराब चीजें हैं, सेल डेब्रिज हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, हाँ। फिर ये क्या करता है, और क्या करता है, ऑटोलाइसिस भी करवाता है, कई बार सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि अगर ये खुद फट जाएगा तो पूरे सेल को मारने का काम करता है। ये मुख्य कार्य इसके हैं, जो भी आपके वेस्ट मटेरियल हैं, वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल हैं, सेलुलर डेब्रिज है, उसको खत्म करता है। एंड ये ऑटोलाइसिस यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहलाता है। ये मुख्य था बाबू, देखो बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे पता है कि थोड़ा बड़ा लेक्चर हुआ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। है ना, चलो अब क्वेश्चन करके दिखाओ, अब क्वेश्चन करके दिखाओ, बस क्वेश्चन कर लो। अब मैं समझ जाऊंगा भैया एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस है, करके दिखाओ। मेरे पास चाय बन के आ गया है तो मैं चाय पीने में व्यस्त रहूंगा, आप लोग क्वेश्चन करो, मैं नहीं बताऊंगा। चलो ज्यादा नहीं है। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस कौन सा है, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। नो डाउट माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहीं पर क्या बनता है, एटीपी बनता है। हाँ, जो लास्ट तक टीका रहा देखो मजा आएगा। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सबके बारे में एक एक लाइनर याद रख लेना, यहां से सवाल बनेंगे। विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें से कौन है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम, लाइसोसोम या पेरोक्सिसोम, है ना। कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो राइबोसोम, करेक्ट, राइबोसोम। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब दो। मैं सेकेंड ईयर, मेरी भी भाई अगली क्लास है, आपको क्या लग रहा है कि 6:30 बजे से मेरी भी अगली क्लास थी,
लेकिन अब इसके क्लास की टाइमिंग मुझे भी बढ़ा के करना पड़ेगा। चलो, विच ऑर्गेनल मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स, कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है प्रोटीन को, बताओ। मॉडिफिकेशन, तो मेनली मॉडिफिकेशन काम न्यूक्लियस का है, लाइसोसोम का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, गोल्जी एपरेटस का है। जैसे मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का बात आएगा तो गोल्जी एपरेटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व इन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली इन्वॉल्व है किसमें, चूंकि स्मूथ है ना तो लिपिड सिंथेसिस, अगर रफ होता तो प्रोटीन सिंथेसिस। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, सब पूछे हुए क्वेश्चन है, बन रहा है ना, हाँ बनना चाहिए। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सेल का सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। जवाब दो सारे बच्चे, है ना। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सेल का सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है, करेक्ट। चलो, तो फाइनली आपका लेक्चर यहाँ पे फिनिश हुआ। बड़ा टॉपिक था आज, मेरा भी हालत ख़राब हो गया, लेकिन मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा आपको हेक्टिक लगा होगा। एक बार रिवीजन करना, मज़ा आएगा, है ना। 10 नंबर के क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे, एग्जाम में आएगा एक लेक्चर से, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा 10 नंबर के लिए भाई, है ना। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। जो लोग लास्ट तक जुड़े हो, एक बार बताओ यार क्लास अच्छा लगा ना। हाँ, कुछ लोग बीच में मुझे डिस्टर्ब करने का प्रयास किए, लेकिन भाई उनका कुछ नहीं होने वाला है। मुझे पता है हमारे साथ 90% बच्चे सीरियस बच्चे हैं, जिनको एक्चुअल में अपना रिजल्ट लेकर जाना है, तो मैं उनके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता हूँ कि बस कुछ से कुछ पढ़ा दिए। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ टॉप 20 से पूरा क्वेश्चन फंसता है, क्योंकि उसके पीछे मेहनत की गई है। पूरा कंटेंट पढ़ाते हैं हम लोग, अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना। हाँ चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए, हर एक अपडेट पाते रहिए, एंड इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू सो मच। अगली क्लास थोड़ी ब्रेक के बाद होगी, मैं सर से बोल दूंगा, हो सके तो 7 बजे से करवा दूंगा, ठीक है। हाँ चलो, अगली क्लास 7 बजे से करवा दूंगा, आपकी टेंशन ना लो, ओके। आपको 15 मिनट का ब्रेक दिलवा देता हूँ, 7 बजे से आपकी क्लास होगी, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मैं PDF अपलोड कर दूंगा।